अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू जनरल पैथोलॉजी। मैं इस बुक को कवर करवाऊँगी इस बुक का, क्योंकि आज जो है हम लोग जनरल एनाटॉमी हम लोग उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो का चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को जनरल समझाऊँगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसकी समझ आप लोगों को आनी चाहिए। कुछ इस तरह प्रोसीजर जनरल पैथोलॉजी क्या होता है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके हमको टर्मिनोलॉजीज़ की समझ आनी चाहिए। तो आज मैं जो हूँ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसका मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होती है पैथोलॉजी होती क्या है, पैथोलॉजी हम लोग कहते हैं किसको। तो पैथोलॉजी जो होती है वो एक स्टडी ऑफ डिजीज़ को कहा जाता है। पैथोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ डिजीज़। स्टडी ऑफ डिजीज़ को पैथोलॉजी कहा जाता है। अब पैथोलॉजी जो होती है दो तरह की होती है, या फिर होगी जनरल होती है और एक होती है स्पेशल। जनरल पैथोलॉजी हम लोग बेसिक उस डिज़ीज़ के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी कि उसका हम लोग मैकेनिज़्म को हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह जो है किसी को इन्फ्लेमेशन हुई भी है। अब अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हुई है तो उस इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज़्म किस तरह होगा। सबसे पहले जो है ब्लड वेसल्स जो होंगी वो डायलेट होंगी, उससे जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है न्यूट्रोफिल्स जो है वहाँ पे मूव करेंगे, अपना एक्शन शो करेंगे, कीमोटैक्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे जो उसका जो मैकेनिज़्म होता है, जो हम मैकेनिज़्म आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या होता है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस जनरल पैथोलॉजी ही है। तो उसमें जो है मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है और चीज़ों के बारे में। स्पेशल पैथोलॉजी कहा जाता है एक पार्टिकुलर डिजीज़ का, वो उस डिज़ीज़ में हो रहा क्या है। जिस तरह टीबी है, तो टीबी में किस तरह का डिज़ीज़ हो रहा है, निमोनिया है, लंग डिज़ीज़ है, तो उसमें एक पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो किस तरह हो रहा है। एक ऑर्गन लेवल पे जो डिजीज़ेस हो रही होती हैं वो जो होती हैं स्पेशल होती हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं। जनरल जो होगी, हम लोग जनरल इसको इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन लेवल पर नहीं हो रहा होता, ये ओवरऑल बॉडी की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ये बॉडी में ये होता है। और जबकि स्पेशल वो हम लोग जो होते हैं एक ऑर्गन लेवल पे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग तो कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ डिज़ीज़ को हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब डिज़ीज़ होती क्या है, डिज़ीज़ कहते हैं कि एक ऑर्गन जब बॉडी अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रही तो उसको डिज़ीज़ कहते हैं। होम्योस्टेसिस कांट मेंटेन, यानी कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही। नॉर्मल जो होता है वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो वो हम लोग डिजीज़ कहते हैं। या हम लोग कहते हैं डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, तो वो जो होते हैं उसको हम लोग डिजीज़ कहते हैं। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, इसको हम कहते हैं डिजीज़। ओके, अभी तक हमने पढ़ लिया कि पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी के जनरल पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी और डिजीज़ क्या होती है। अब इस डिज़ीज़ को हम लोग डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हम लोग अभी जनरली बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग डिज़ीज़ को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर दी जाती है, और ये जो होता है यूजुअली होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस में जो होती है बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई होती है। इसके अलावा होती है डिजेनरेटिव डिजीज़ेस। डिजेनरेटिव डिजीज़ेस यानी कि जो बॉडी सेगमेंट है वो जो है अपनी डेंसिटी लॉस कर रहा है, वो जो हो रहा है डिजेनरेट हो रहा है। ये जो होता है नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। में
उसके बाद जो हम लोग डिज़ीज़ की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं हम लोग न्यूप्लास्टिक, यानी कि कैंसर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है। तो अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, वो भी अपने सेल जो होते हैं अपने नॉर्मल फंक्शन से डेविएट हो रहा होता है और डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। इसके बाद जो होता है फोर्थ होता है ट्रोमेटिक, यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ है और उसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये यूजुअली होता है फ्रैक्चर में। ये डिज़ीज़ की 4 क्लासिफिकेशन है। हम लोग डिज़ीज़ को इस बिना पर हम लोग जनरली हम लोग इस बात को डिज़ीज़ को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो हमने डिज़ीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग करते हैं कि कोर ऑफ पैथोलॉजी। हम लोग कोर ऑफ पैथोलॉजी क्या होता है, कि हम पैथोलॉजी में क्या क्या स्टडी करते हैं, इसका कोर क्या है पैथोलॉजी का। तो सबसे पहले जो कोर आता है ना, वो आता है एथियोलॉजी। सबसे पहले आता है एथियोलॉजी। एथियोलॉजी क्या आपने याद रखना है, याद अगर करना है तो हम लोग इसमें क्वेश्चन का आंसर करते हैं वाई, कि एक डिज़ीज़ क्यों हो रही है, क्यों का आंसर हम लोग करते हैं। जिस तरह जो होते हैं कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, तो वो जीन्स में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हो रही होती है। तो हम लोग का क्या आंसर हुआ, जेनेटिक। कुछ होती है एक्वायर्ड डिजीज़, जो कि किसी और वजह से हो रही होती है, जीन्स की वजह से नहीं होती है, उस कोई और वजह होती है। तो हम लोग का आंसर मिल गया एक्वायर्ड। एथियोलॉजी। एथियोलॉजी के बाद होती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम लोग आंसर करते हैं हाउ, कि एक डिज़ीज़ किस तरह हो रही है, उसका रीज़न क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं कि एक डिज़ीज़ हो रही है। पैथोजेनेसिस में हम लोग करते हैं, यानी कि मैकेनिज़्म को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके बाद जो आता है मॉर्फोलॉजिक में हम लोग करते हैं कि उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं, एक डिज़ीज़ की वजह से चेंजेस क्या आ रही हैं, तो उसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ होता है वो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि एक पेशेंट के साइन और सिम्टम्स क्या हैं। अगर एक पेशेंट आपको साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है, तो हम लोग उस साइन एंड सिम्टम्स की बिना पर हम लोग जो है डिज़ीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम लोग जो है निमोनिया को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डिजीज़ को, हेपेटाइटिस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। सो हम लोग जो है पैथोलॉजी का कोर में जो स्टडी हम लोग करते हैं सबसे पहले एथियोलॉजी का स्टडी। एथियोलॉजी यानी कि वो एक डिज़ीज़ क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, उसका वजह क्या है। उसके बाद हम लोग पैथोजेनेसिस करते हैं कि वो डिज़ीज़ किस तरह हो रही है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। इसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं कि एक बंदे को जो डिज़ीज़ हो रही है, तो उसमें क्या एक बंदे को डिज़ीज़ वो आ रहे हैं, चेंजेस उसके सेल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, उसके डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग उसको ये स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं वो है बायोप्सी और बायोप्सी एक होता है। बायोप्सी जो होते हैं वो होते हैं जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग टिश्यू लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। एक होता है टर्म बायोप्सी, दूसरा होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी हम लोग करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गन से हम लोग टिश्यू कलेक्ट करते हैं और उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो ऑटोप्सी होता है। सो एक हो गया बायोप्सी, दूसरा हो गया ऑटोप्सी। अब फिर उसके बाद जो यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई है वो है कि एपिडर्मिस के डिस्ट्रीब्यूशन, एपिथेलियम लेयर जो होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। सो एपिथेलियम को हम लोग 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है सिंपल कॉलमनर, दूसरा होता है सिलिएटेड कॉलमनर,
इसके बाद होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कोलुमिनस, और फोर्थ होता है ट्रांजिशनल। ओके, सिंपल कॉलुमिनर जो होता है ना, जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहे होगा वहाँ पे सिंपल कॉलुमिनर लोकेट होगा। वहाँ पर जो एपिथेलियम की लेयर होगी वो सिंपल कॉलुमिनर होगी। जहाँ पे हम लोग को सीलिएटेड चाहिए होगा, जिस तरह हम लोग का रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इन चीज़ों में हम लोग को जहाँ पे सीलिया चाहिए होता है ना, वहाँ पे होते हैं सीलिया एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होते हैं जहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शन कम करना होता है। जिस तरह स्किन है ना, तो स्किन में हम लोग को फ्रिक्शन कम करना है, या फिर जो है हम लोग को लिप्स में फ्रिक्शन कम करना है, तो वहाँ पे होंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसके अलावा जो लास्ट है वो है ट्रांजिशनल, जहाँ पे हम लोग को स्ट्रेच चाहिए होगा, जैसे हो गया यूटरस हो गया, पेल्विस हो गया, वहाँ पे हम लोग को स्ट्रेच चाहिए होता है। तो ये जो यहाँ पे जो एपिथेलियम लोकेट होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। सिंपल कॉलुमिनर वहाँ पे लोकेट होंगे जहाँ पे हम लोग को एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन चाहिए। सीलिएटेड, सीलिया से नाम से मालूम हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग को सीलिया लोकेट है, तो वहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम होंगे। स्ट्रेटिफाइड जो होंगे वहाँ पर होंगे जहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शन कम करना है। ट्रांजिशनल वहाँ पे होंगे जहाँ पे हम लोग को स्ट्रेच चाहिए। ओके, सो इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करते हैं, मैंने आपको बात की इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन जो होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है एक्यूट, दूसरी होती है सब एक्यूट, थर्ड होती है क्रोनिक। जनरली हम लोग 2 तरह की बात करते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, लेकिन ये होता है 3। एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टाइम में होती है, और जो क्रोनिक होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म यानी कि 3 to 4 मंथ्स, इस तरह लॉन्ग जो हो जाती है वो होती है क्रोनिक। और एक्यूट और क्रोनिक के मिड में जो होती है वो उसको हम लोग कहते हैं सब एक्यूट। इसके अलावा जो आपने जो मेन बात क्वेश्चंस किए जाते हैं वो एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या है। सो एक्यूट जब भी एक डिजीज़ होगी उसमें न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो एक्यूट में हमेशा न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, जबकि क्रोनिक में लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। अब ये ज़्यादा क्यों होते हैं, ये जब हम लोग इन्फॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ क्रोनिक में लिम्फोसाइट क्यों ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रोफिल जो होते हैं एक्यूट में ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ये हो गई इन्फ्लेमेशन की बात। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं ना, वो आती हैं एडेमा। अब एडेमा जो होता है, एडेमा यानी कि एक बॉडी का फ्लूइड ज़्यादा हुआ है। जब भी आप एडेमा के नाम सुनोगे तो यानी कि एक बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई हुई है। अब ये जो होता है पेटिंग एडेमा होता है, एक होता है नॉन पेटिंग एडेमा। पेटिंग एडेमा इस तरह होता है कि जब हम लोग उसको जहाँ पे एडेमा हुआ है उसको जब हम लोग डिप्रेस्ड करते हैं, हम लोग वहाँ पे हम लोग उसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं उसको, तो वहाँ पे जो गैप बनता है वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर होल्ड होता है। फिर जो होता है वो उस जगह पे फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता एक्युमुलेट हो जाता है। तो ये होता है पेटिंग एडेमा। एक होता है नॉन पेटिंग एडेमा, वहाँ पे एडेमा तो होता है लेकिन जब हम लोग उस जगह को डिप्रेस्ड करते हैं तो वो होल्ड नहीं करता, वो जल्दी से फ्लूइड वहाँ पे एक्युमुलेट अगेन हो जाता है। सो एडेमा 2 तरह के होते हैं। इसके बाद जो होता है जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो सेल इंजरी की होती है। आपको सेल इंजरी का पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोग सेल इंजरी को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको जनरली जो पता होना चाहिए जो सेल इंजरी 2 तरह की होती है। एक होता है रिवर्सिबल इंजरी, दूसरा होता है इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी यानी कि वो रिवर्स हो रही है। अब एक सेल को तो इंजरी हुई है लेकिन वो रिवर्स हो रही है। जिस तरह जो होता है फॉर एग्जांपल जो होता है ये मतलब कि टेम्पररी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है कोई एक बंदा जब
जिम जाता है तो जिम जाने के बाद उसको जो मसल्स होते हैं वो उसको इंजरी होती है, लैक्टिक एसिड का वहाँ पे एक्युमुलेशन होता है, डिफरेंट एक्युमुलेशन होता है। तो इसके बाद जो होती है ये अब इंजरी जो होती है, अगर वो जो है प्रॉपर प्रोटीन ले, अपनी डाइट को ठीक करें, या फिर जो उसने हैवी लोडिंग की या उसके लोड को कम करना है, तो सेल अपने आप को अपना फंक्शन रिस्टोर कर देता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग रिवर्सेबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी में जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं ये, कि यानी कि सेल को इंजरी हुई है और वो अपना फंक्शन रिस्टोर नहीं कर पा रहा है। इसमें एग्जांपल जो होती है हम लोग कैंसर की लेते हैं कि वो इतना ज़्यादा अपने एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही होती है कि वो जो सेल्स होते हैं वो उसको इरिवर्सिबल इंजर्ड कर देते हैं। अब इरिवर्सिबल इंजरी भी आगे दो तरह की होती है, एक होता है एपोप्टोसिस, दूसरा होता है नेक्रोसिस। सो एपोप्टोसिस जो होती है प्रोग्राम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब बेबी वूम में होता है तो उसकी जो फिंगर्स के दरमियान में वेब होती है। जब बेबी बर्थ होती है तो वहाँ पे वेब नहीं होती, तो ये जो होते हैं वहाँ पे वेब जो होती है वो उसको वो ख़त्म किस तरह होती है, वो होती है एपोप्टोसिस की वजह से, कि सेल जो होता है वो प्रोग्राम के थ्रू जो होते हैं अपनी डेथ करवाते हैं और उस एरिया को ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो होती है वो होती है नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस में जो होती है वो प्रोग्राम नहीं होती, वो बस सेल डेथ कर रहा होता है, डेथ होती है सेल की। इसमें जो होता है सेल अपना जो होते हैं ऑर्गेनिकली डैमेज हो जाते हैं, डिफरेंट जो होते हैं सेल अपने आप को ख़त्म कर देता है। सेल जो होता है प्रोग्राम के थ्रू नहीं होता है, ये जो होता है सेल ख़ुद को ख़त्म कर देता है। सो आज के लिए इतना ही, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। इसके बाद जो है हम लोग जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बिना पर हम लोग इंजरी को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि यानी कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा होता है, उसके फंक्शन में क्या चेंजेस आ रही होती हैं, सेल इंजरी के टाइप्स किस टाइप, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।